नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफे, जिन्हें निवेश की दुनिया का महारथी माना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक बड़ी घोषणा कर दी है। वो बड़ी घोषणा ये है कि उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी चुन लिया है और उत्तराधिकारी हैं ग्रेग अबेल। ये पिछले 20 साल से वॉरेन बफे की कंपनी में काम कर रहे थे, बर्कशायर हैथवे का हिस्सा रहे हैं और बर्कशायर हैथवे में वो नॉन इंश्योरेंस बिजनेस के वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। इस बड़ी घोषणा के साथ साथ उन्होंने बाजार पर भी बात की है और साथ ही साथ जो मौजूदा स्थिति इस समय ग्लोबल स्तर पर चल रही है उस पर भी चर्चा की है। तो उस पर हम इस समय चर्चा के लिए चर्चा करने वाले हैं। मंदी की आशंकाएं और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा पर मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू रोहित। सर, बर्कशायर हैथवे एक बड़ा नाम है और वॉरेन बफे भी एक बड़ा ब्रांड है, अपने आप में कह सकते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बातचीत करी है मीडिया से इस दौरान। और बातचीत ये कि निवेश जो कैसे करना चाहिए, निवेशकों को बहुत सारी सलाहें दी हैं। तो उन्होंने वो क्या सलाह दी है, मुझे एक पॉइंट या एक शब्द में मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि पेशेंस रखने के लिए कहा है। बिल्कुल। आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो पूरा दरअसल जो बर्कशायर हैथवे का जो एनुअल मीटिंग थी एक, उसमें अब एक तो बड़ी बात यह है कि 94 साल के वॉरेन बफे हो गए हैं और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और वहाँ से अब बर्कशायर हैथवे की आगे कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये अब जो अबेल हैं वो तय करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो है और जो इस वक्त दुनिया भर के लिए सबसे मौजूद है, सबसे रेलेवेंट है, वो ये चीज़ है कि आखिर टैरिफ, अनसर्टेनिटीज, वॉलेटिलिटी, उसके बाद आखिर अमेरिका का और दुनिया का होगा क्या, एक चीज़। दूसरी चीज़, इन्वेस्टर्स ऐसे हालात में क्या करें, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में इस वक्त रोहित ये सवाल है कि आगे जाके चीजें किस तरह से पैन आउट होंगी जी, क्या निकल के आएगा। इतनी अनसर्टेनिटीज इस वक्त, जबकि पिछले साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते चुनाव और जनवरी में जब उन्होंने उनकी ताजपोशी हुई, इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद से पूरी दुनिया एक टैरिफ के किस तरह का हिसाब बनेगा उसके साए में जी रही है। 2 अप्रैल से टैरिफ लागू किए गए, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो 2 अप्रैल से मैंने कई बार कहा है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, प्री 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल से पहले की दुनिया और 2 अप्रैल के बाद की दुनिया। तो अब अच्छा, और दूसरी बात यह है कि वॉरेन बफे को पूरी दुनिया एडमायर करती है, पूरी दुनिया फॉलो करती है। जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपए का भी जिसका इन्वेस्टमेंट होगा, वो वॉरेन बफेट का नाम, उसने बफे का नाम जरूर सुना होगा। भारत से लेके अमेरिका तक हर कोई उनको जानता है, हर कोई उनकी बात, जब वो उनकी एक एक बात जो कही गई है वो किताबों में दर्ज है और लोग उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं। तो अब जब ऐसा कंफ्यूजिंग ऐसा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है इस वक्त, उसमें वॉरेन बफे ने रिसेशन को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि देखिए, दुनिया भर में भले अनसर्टेनिटीज हैं, टैरिफ को लेके चीज़ें चल रही, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। वो काम और तसल्ली से वो नजर आए हैं। उनके मन में, वॉरेन बफे के मन में किसी तरीके का आप परेशानी या वो नहीं देख रहे जब उन्होंने ये सारा वक्तव्य दिया रॉयटर्स की खबर के हिसाब से। तो वो इस पूरी उथल पुथल से कोई परेशान नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए यही वहाँ से संकेत मिलता है कि आपके लिए इस वक्त पेशेंस रखने का, धैर्य रखने का वक्त है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, आशावादी रहना है। एक बड़ी बात जो वॉरेन बफे ने और कही है, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, ये सारी अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा होगा, बाद में चीजें ठीक होंगी। तो ये कुछ मोटी मोटी बड़ी बातें वॉरेन बफे ने अपने उसमें कही है। रिसेशन को लेके भी वो ये मान रहे हैं कि ऐसा कोई रिसेशन या कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रैश जैसा 2008 में हमने देखा था, मंदी आई थी जब, वैसा कोई फाइनेंशियल क्रैश आने की उनको संभावना नहीं, आशंका नहीं नजर आ रही। क्योंकि इस चीज की बात बार बार कही जा रही थी रोहित कि क्या अमेरिका और क्या उसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी
रिसेशन में जाने के खतरे को झेल रही है इस वक्त। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब इससे ये मतलब निकाला जाए कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो होता है निवेश रणनीति के हिसाब से वो सबसे बेहतर है, और वही चीज़ बिल्कुल एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बफे उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि आप लंबे वक्त के लिए रहिए और आप एक ऑप्टिमिस्ट व्यू लेकर चलिए। दुनिया में अभी जो हालात चल रहे हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। एक बार जब डस्ट सेटल होगी तो फिर से ट्रेड और बाकी सारी चीजें बहाल होते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा सर, एक सवाल और, बफे साहब ने ना एक चीज़ बड़ी शिद्दत से आप कह सकते हैं उनको इतना विश्वास है, वो है विश्वास अमेरिका पर। उनका मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत पर उन्हें पूरा भरोसा है, और इसका मतलब ये है कि उनको उसके बाजार पर भी उसी तरह भरोसा होगा। बिल्कुल। तो क्या ये समझा जाए कि जो अभी आप कह भी रहे थे कि मौजूदा जो बाजार की स्थिति है अमेरिका में भी और ग्लोबल स्तर पर भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इस समय कोई खास बेहतर नहीं है, उस लिहाज से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा उनका सही है? आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं, अमेरिका की देखिए इकोनॉमी को लेके पिछले कुछ वक्त में लगातार जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनकी जो राय आई है उससे वॉरेन बफे की राय एकदम अलहदा है, एकदम जुदा है। एक चीज, क्योंकि सारे लोग जितने बड़े अर्थशास्त्री जानकार हैं उन्होंने कहा ट्रंप ने जिस तरह की टैरिफ की पॉलिसीज लेके आए हैं, जिस तरह की बार बार वो पलटी मार रहे हैं कि कभी कोई चीज कभी कोई चीज। अब आप समझिए कि विदेशी फिल्मों पर अभी जो प्रहार किया है ट्रंप ने वो विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे हॉलीवुड का नुकसान हो रहा है, हम बाहर की फिल्में जो है वो ज्यादा चल रही हैं, ज्यादा कमाई कर रही हैं, हॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही, 100% टैरिफ लगेगा। तो ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा चीन के मामले में अगर आप देखेंगे तो पहले 50% फिर 145% टैरिफ हुआ, फिर उठा के टैरिफ को कर दिया 245% तक। तो चीन हड़बड़ाया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है। चीन बुरी तरह से परेशान है कि आखिर यार वो करे तो करे क्या। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसको लेके अर्थशास्त्री लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये आगे जाके अमेरिका में रिसेशन पैदा करेंगे, महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में, और अमेरिका की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। अब उसका पहला परिणाम दिखाई भी दे गया। मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आए हैं अमेरिकी इकोनॉमी के, जनवरी फरवरी और मार्च के लिए, तो वहां पे अमेरिकी इकोनॉमी 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट करती हुई कॉन्ट्रैक्शन में नजर आई है, यानी इकोनॉमी नेगेटिव जोन में चली गई। ग्रोथ करने की बजाय नेगेटिव ग्रोथ हुई है, 0.3% की नेगेटिव ग्रोथ अमेरिका की इकोनॉमी में आई है। इससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि क्या जो टैरिफ को लेके जो बताया जा रहा है खतरा, वो क्या वाकई इतना बड़ा होगा कि आगे जाके अमेरिका की 2 या 3 जो अगली तिमाहियां आएंगी वहां पे और ज़्यादा ग्रोथ डाउन होगी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी 1.5-2% के आसपास से ग्रो पहले ही कर रही है। अब ट्रंप ने उसका पूरा जिम्मा डाल दिया बाइडेन पे कि साहब ये पूरा हिसाब किताब खराब करके गए, और इसके चक्कर में सब इकोनॉमी बैठती हुई नजर आ रही है। लेकिन मसला सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी के बैठने का नहीं है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी डी ग्रोथ में जाती है या नेगेटिव ग्रोथ में जाती है तो इसका रिपल इफेक्ट पूरे दुनिया पे दिखाई देगा, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। तो ऐसे वक्त पर जब वॉरेन बफे ये कह रहे हैं कि नहीं उनको पूरा अमेरिका की इकोनॉमी भरोसा है, वहां पे जाके एक जरूर बड़ी एक सवाल मन में पैदा होता है कि अब चूंकि बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वॉरेन बफे को, जैसा मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एडमायर करती है, तो अब उनका अगर ये मानना है तो क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं अमेरिकी इकोनॉमी में, क्या ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी है उस पर वो धीरे धीरे कदम पीछे खींचेंगे आगे जाके? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके सवाल अगले 5-6 महीने में मिलेंगे। लेकिन कम से कम वॉरेन बफे की जो मौजूदा जो बयान आया है इस वक्त, वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को राहत देने वाला जरूर है। जी, तो बिल्कुल इस समय जो बयान वॉरेन बफे की तरफ से आया है वो जाहिर तौर पर निवेशकों को राहत देने वाला है, लेकिन उनकी जो राय है जो वो शायद बाकी बहुत सारे लोगों से जुदा है। अब कम से कम बड़ी बात यह है कि देखिए, ना अमेरिका में रिसेशन आने जा रहा, ना दुनिया में रिसेशन आने जा रहा। ये सबसे बड़ा एक संकेत है जो वॉरेन बफे की बातों से निकलकर सामने आता है, और ये वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमने देखी एक चीज और मैं आपको बताऊं
पिछले साल सितंबर में 27 सितंबर को इंडियन मार्केट्स ने पीक बनाया। उसके बाद अक्टूबर से जब मार्केट गिरना शुरू हुए तो वो मार्च आखिर तक मार्केट्स संभल नहीं पाए, मार्च के में थोड़ा सा दुरुस्त हुए आखिर में जाके। एफआईआई लगातार बिकवाली करते रहे पिछले साल की शुरुआत से लेके, और समझ लीजिए कि 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआई ने एक साल के भीतर तकरीबन कर दी। तो पूरे मार्केट में, भारत के मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, हड़कंप इस साल मार्च तक बना रहा, पिछले साल अक्टूबर से लेके। ऐसे वक्त में और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से हमने अप्रैल में एफआईआई की वापसी होती देखी, लगातार खरीदारी के हमने आंकड़े देखे। तो अब एक चीज भारतीय बाजारों के लिए अच्छी ये दिखाई दे रही है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बात ये लग रही है कि भारत के बाजार इस टैरिफ की जो गफलत है इसमें भी भारत कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता है। भारत के पास चीन का जो एक सप्लाई चेन का जो सेंटर चीन बना हुआ था उसका एक हिस्सा भारत के पास आ सकता है, और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस चीज को लेके भी ऑप्टिमिस्ट हैं या बुलिश हैं। जी, अच्छा सर, बफे साहब ने एक बात बोली है निवेशकों को कि ये जो उतार चढ़ाव है वो ग्लोबल लेवल पर बोल रहे होंगे या अमेरिकन लेवल पर, कि ये जो उतार चढ़ाव है बाजार में सामान्य बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सामान्य बात है। लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए क्या ये बात सटीक है? क्योंकि हमारे यहाँ ग्लोबल टेंशन्स जो चल रही हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ जो समस्या अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, मैं इंडिया पाक वॉर के अनुसार बात कर रहा हूँ, उस सिचुएशन में ये सामान्य बात है? नहीं, देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जहाँ तक जंग के हालात की बात है तो देखिए भारत बहुत बड़ा मुल्क है, चाहे आप जीडीपी के हिसाब से देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी के हिसाब से देख लीजिए, चाहे भारत के फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से देख लीजिए, या भारत की सैन्य क्षमताओं के हिसाब से देख लीजिए। भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा और ताकतवर मुल्क है। जी। बाजार अभी तक कितने दिन हो गए, बाजारों ने इस चीज को बहुत ज्यादा उसमें लिया भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बाजारों में चिंता नजर आई भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप का टैरिफ का जो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट वो कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई, वो अभी भी एक ज़्यादा बड़ी आशंका वाली चीज़ या कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, बजाय कि भारत पाकिस्तान की जंग के। ये एक लिमिटेड वॉर या एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की अगर कोई चीज़ होती है, वाइडर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भारत भी नहीं जाना चाहता, उसमें पूरी दुनिया भी उसके मीडिएशन में लगी हुई है कि एक बड़ा जो पूरा एशिया में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, उस हिसाब में भारत भी नहीं है। हो सकता है एक लिमिटेड टारगेटेड जो अप्रोच हो सरकार की, जिसके तहत आतंकी ठिकानों पर हमले किए जाएं या पाकिस्तान को एक सबक सिखाकर एक लिमिटेड जो जंग है वो हो, तो उसका ज़्यादा असर भारतीय बाजारों पर पड़ने की आशंका नजर आती नहीं है। मतलब ऐसा बड़ा बिग इम्पैक्ट फिलहाल नहीं दिखा। बिल्कुल, टैरिफ अभी भी ज़्यादा बड़ा मसला है। टैरिफ ज़्यादा बड़ा मसला है, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ने चीन पे करा, चीन ने अमेरिका पे किया, उसके अलावा जो अब अमेरिका कर रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हो, वो मसला इस समय ज़्यादा गंभीर है। लेकिन बफे साहब की तरफ से अभी भी चिंता का विषय ये नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और कि बाज़ार में जो ये पेशेंस बनाने वाली बात है जिस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है, सर इन्होंने निवेश को जो सलाह दी है बफे साहब ने, तो ये उनका कहना है कि पेशेंस रखने से अक्सर जो है ना इंस्टेंट जो रिएक्शन हम करते हैं, मतलब ये इंट्राडे वालों के लिए एक बार को शायद बात सटीक बैठे कि इंस्टेंट रिएक्शन की तुलना में ज़्यादा बेहतर है पेशेंस रखना। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बोली। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इंट्राडे वाले शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखें, उन्हें तो तुरंत डाला निकाला वाला हिसाब में रहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले अलग सोचते हैं। इंट्राडे वाले या ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले जो डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं, उन सबको लेके देखिए सेबी की स्टडीज़ हैं। सेबी साफ तौर पर कई बार इस चीज़ को कह चुका है कि जो भी लोग क्विक गेन्स के लिए मार्केट में आ रहे हैं या जो F&O में जा रहे हैं, बिना जानकारी के जा रहे हैं, उनको हर 100 में से 93 लोगों को लॉस उठाना पड़ रहा है F&O ट्रेड में। तो ये नुकसान लोग जेब जला रहे हैं, हाथ जला रहे हैं अपने इस तरह के ट्रेड में, और इसके लिए सेबी ने रूल्स भी सख्त किए थे, अगर आपको याद हो पिछले साल। जी। तो इस पे नज़र तो सेबी की है। बाकी जो
वॉरेन बफे की जो फिलॉसफी है वो भी यही है कि आप लंबे वक्त के लिए मार्केट में रुकिए, लंबे वक्त में आपको अच्छे रिटर्न बाजार ने। और हमारा भी जो इतिहास अगर आप देख लीजिए पीछे, आप समझ लीजिए 2000 से या उसके और पहले से 92, 93 के बाद से आप देख लीजिए, तो मार्केट्स में जिस तरह से जो कंपनियां HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, जब वो लिस्ट हुए थे तब के प्राइस और आज के प्राइस के देख ली, तो जो लोग टिके रहे वो डिविडेंड और बोनस शेयर और बाकी जितने तरह के प्राइस एप्रिसिएशन, इस तरह के तमाम उनको फायदे हुए और लोगों ने अच्छी खासी वेल्थ बनाई। जी सर, एक चीज और बफे साहब ने कही कि दुनिया जितनी तरक्की करेगी ना, जितना समृद्ध होती जाएगी, अमेरिका भी उतना ही समृद्ध होता जाएगा। इस बात के पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे? नहीं, देखिए ये तो सीधी बात आप समझिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये चीज उससे जुड़ी हुई है। दुनिया अगर पूरी दुनिया ग्रोथ करेगी तो अमेरिका की ग्रोथ उसके साथ होगा, क्योंकि दुनिया के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। दुनिया के मार्केट कैप का 60-70% हिस्सा अमेरिका के पास है अकेला, जो ग्लोबल मार्केट कैप है उसका। तो ये हर देश के लिए है, चाहे भारत हो चाहे चीन हो, सबका साथ ग्रोथ होनी ही मुमकिन है, क्योंकि हर देश अगर अमेरिका ऊंचे टैरिफ लगा देता है और उस पर कायम रहता है, चीन के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होती है, तो आप समझिए चीन की ग्रोथ भी बैठ जाएगी, अमेरिका में महंगाई के बढ़ने के भी उतने ही आसार बढ़ जाएंगे। तो अब दुनिया कोई एक देश सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट नहीं है, आपको दुनिया भर पे टिके हुए हैं आप, और उसी ट्रेड के बूते आपकी इकोनॉमी चल रही है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर बाकी भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और सर, और वो आखिरी सवाल ये कि बफे साहब ने कहा है कि वो जो है ना फ्री ट्रेड जो है उसके सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ क्या है एक, और दूसरी बात ये कि उनका कहना है जो ये टैरिफ वाला इस समय मुद्दा चल रहा है, गरमाया हुआ है, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दो बातें और समझाइए। नहीं, फ्री ट्रेड का सीधा मतलब यही हो गया कि आप दुनिया के देशों को आपस में कारोबार करते वक्त टैरिफ को कम से कम रखना चाहिए, जिससे एक देश की कंपनियां दूसरे देश में जाकर आसानी से कारोबार कर सकें, दूसरे देश की कंपनियां आपके देश में आकर आसानी से कारोबार कर सकें। फ्री ट्रेड सीधे तौर पर एक ये हुआ, मान लीजिए बहुत नॉमिनल ट्रेड टैरिफ हो गए, जो टैक्स आप लेते हैं किसी दूसरे देश की कंपनी से, वो तकरीबन उतने ही होने चाहिए जितने आप अपने देश की कंपनियों से लेते हैं। या आप अपनी कंपनियों से चाहते हैं कि मान लीजिए भारत का सामान अमेरिका जा रहा है और अमेरिका अगर 5% टैरिफ ले रहा है, तो अमेरिका भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपका जो सामान उसका जो सामान भारत आ रहा है वो भी 5% के टैरिफ पे आए। तो एक तरह से नॉमिनल जो रेट्स हैं वो एक तरह का फ्री ट्रेड की व्यवस्था हो गई। भारत के कई देशों के साथ हैं, EU के साथ, UK के साथ, और अब अमेरिका के साथ भी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेके बातचीत चल। तो पैच तो दुनिया के देश जो बात वो वॉरेन बफे कह रहे हैं कि आप साथ साथ ग्रो करेंगे, चाहे अमेरिका हो वो पूरी दुनिया के साथ ग्रो करेगा, दुनिया ग्रोथ करेगी तो अमेरिका ग्रोथ करेगा। ये बात जो मैं अभी कह रहा था कि हर देश के लिए लागू होती है, और इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ेगी। और उसमें जो ट्रेड को लेके है पॉलिसी सर्टेन रहे। अमेरिका ने अभी तक जो टैरिफ है वो कम रखे, लेकिन अब ट्रंप को लगता है कि चूंकि ये कम टैरिफ थे इसलिए पूरी दुनिया ने अमेरिका का एक्सप्लॉइटेशन किया। ये एक तरीके का अलग सी जंग का रूप इख्तियार कर रही है ना, काइंड ऑफ कोल्ड वॉर जैसा। नहीं, देखिए अभी तो 90 दिन का पॉज लगा दिया अमेरिका ने, इसके बाद माना ये जा रहा है कि दुनिया भर के साथ अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील होंगी, भारत भी उसमें शामिल है। माना ये भी जा रहा है कि सबसे पहले भारत की ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो सकती है। जी, तो चलिए आज के इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा रखते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ऐसे ही हम दोबारा किसी नए विषय पर फिर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।